गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं एंड आज उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। साथ ही साथ जो अजीत पवार जी हैं वो भी डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके अलावा भी एक और डिप्टी सीएम बनेगा जिसका फैसला आज हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पिछले 5 साल के अंदर अगर हम बात करें ना, महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ हुआ। बहुत सारी पार्टियां टूटी, पार्टियां बनी, सरकारें गिरी, बहुत बार ऐसा हुआ। राइट। उम्मीद यही रहेगी कि जो आने वाला समय है उसके अंदर जो लोग हैं उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जो लोगों के विकास के लिए अच्छे से काम करेगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 5 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है भारत का कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में हमने ना कई बार चर्चा करी है ना। हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है कि कैसे पहले BRIC हुआ करता था, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। जिम ओनील के बारे में मैंने कई बार आप लोगों के साथ चर्चा करी है, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। एंड आज के समय अगर हम ब्रिक्स की बात करें ना, तो ब्रिक्स के अंदर ये 5 देश तो हैं ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ईरान, आपको इजिप्ट, आपको इथियोपिया और आपको यूएई देखने को मिल जाएगा। राइट। ये 9 देश हैं आज के समय, 5+4 जिसको आप कह सकते हो। किसके मेंबर्स हैं ये? ब्रिक्स के मेंबर हैं। ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। सऊदी अरेबिया की भी बात होती थी पहले, उससे पहले अर्जेंटीना की भी बात हुई थी, वो तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया। ये सारी कहानी तो आपको पता है। ठीक है। पर इसी तरह से ना ब्रिक्स ने भी एक अपना बैंक बना लिया था, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैसे आप लोग वर्ल्ड बैंक समझते हो, उसी तरह से ब्रिक्स वाले देशों ने ना आपस में मिलके एक एनडीबी बनाया था। ठीक है। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना, जब मैं बात करूं ना एनडीपी की मेंबरशिप थोड़ी सी अलग है। ये 9 देश तो कौन से हैं? ये तो ब्रिक्स के देश हैं। पर जो ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है, वहां पर उसके मेंबर कौन है? वहां पर उसके मेंबरशिप की अगर बात करूं तो 5 देश तो देखो दोस्तों ब्रिक्स वाले ही हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। ये तो फाउंडिंग मेंबर्स ही हैं इसके। पर ब्रिक्स बैंक के अंदर ना कुछ और मेंबर समय के साथ ऐड हुए हैं, जैसे बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट। ये 2021 में और 2023 में यहाँ पे इसके मेंबर बने। और साथ ही साथ एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर भी है, उरुग्वे। दरअसल में उरुग्वे को मेंबरशिप का मतलब सबने अलाउ कर दिया है, बस छोटा सा ऐसा कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम बचा हुआ है। तो जैसे ही वो चीज़ होगी तो ये भी इसका न्यू मेंबर यहाँ पे बन जाएगा। तो फर्क समझो, ब्रिक्स में अलग देश हैं, मतलब काफी सिमिलर भी हैं। पर ब्रिक्स बैंक की अगर मैं बात करूं, उसमें 5 देशों के अलावा ये आपको 3 देश देखने को मिलेंगे एंड एक उरुग्वे आपका प्रोस्पेक्टिव मेंबर देखने को मिल जाएगा। ये मेंबरशिप का अंतर आपको पहली बात तो पता होना चाहिए। चलो सर, ये बात तो क्लियर हुई। अब यहां पर आप अंडरस्टैंड करना कि भारत ने क्या किया है। भारत ने $2 बिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। ये यहाँ पर अभी रिसेंटली हमें न्यूज में देखने को मिला। अब ब्रिक्स बैंक की बात करें, या जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, इसको 2014 में स्टैब्लिश किया गया था, मैंने आपको बता दिया। 5 फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो ब्रिक्स वाले ही हैं। राइट। एंड इसका पर्पस क्या है कि अलग अलग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं, ब्रिक्स के अलावा और भी जो आपकी अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, वहां पर भी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, वो काम करता है एनडीबी। यहाँ पर भारत ने, आप नोटिस कर पाओगे, भारत चाहता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और स्ट्रेंथन हो। ठीक है, इंडिया डेफिनेटली फाउंडिंग मेंबर है एंड पार्टिसिपेट करता है इसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर। एंड काफी बेनिफिट भी हुआ है इंडिया को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, RRTS के बारे में हम कई बार बात करते हैं, नमो भारत की बात करते हैं। तो वहाँ पर जो फंडिंग वगैरह है वो एनडीबी के द्वारा प्रोवाइड है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स हो गया, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एनडीबी ने भारत को प्रोवाइड करी है। और साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट लोन्स की बात करें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वाटर कंजर्वेशन के अंदर, ये भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बैंक की जो मेजर प्रायोरिटी है वो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं, जहां पर फोकस एनर्जी के ऊपर और साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहने जा रहा है, जो कि भारत के गोल्स के साथ अलाइन भी करता है। तो ब्रिक्स भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पैनल टू रिवाइज जीडीपी बेस ईयर टू 2022-23। देखो, एक 26 मेंबर का ना पैनल बनाया गया है, बेसिकली एक हाई लेवल पैनल है, जिसको चेयर कौन करेंगे? चेयर किया जाएगा बाय विश्वनाथ गोल्डर जी। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि जो देश के जीडीपी का बेस ईयर है ना,
उसको 2011-12 से हम यहाँ पर चेंज कर पाएँ 2022-23। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फर्स्ट, जो मोस्टली मिनिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत। देखो, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, हम अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं बेस ईयर की। तो आप लोग जानते होंगे, अभी जो हम बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 11-12 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको बदला जा रहा है, आने वाले समय के अंदर इसको बेसिकली बदल दिया जाएगा, ठीक है? और आप नोटिस कर पाओगे, जो अभी वाला जो 2011-12 वाला बेस ईयर था, इसको जनवरी 2015 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर हम ये बेस ईयर बदलते क्यों रहते हैं, सेम क्यों नहीं रख लेते? देखो, आप एक चीज नोटिस करो, समय के साथ चीजें बदलती हैं, है ना? इकोनॉमिक शिफ्ट समय के साथ डेफिनेटली आते ही आते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज के समय के ऊपर सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो जो पुराना बेस ईयर है, क्या वो आज की रियलिटी को दर्शाता है? शायद नहीं। तो हमें चेंजेस तो करने पड़ेंगे। उसके अलावा नए नए डेटा सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं। एक चीज होती है हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सोर्सेज, जहां पर हमारे पास डेटा बहुत ही रेगुलर बेसिस के ऊपर या रियल टाइम बेसिस के ऊपर भी हमारे पास डेटा कई बार आता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल पेमेंट हो गया, ई कॉमर्स का डेटा हो गया। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जीडीपी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होता रहता है। तो जैसे जैसे समय के अंदर चेंजेस आएंगे, डेटा सोर्सेज चेंज होंगे, अकॉर्डिंगली आपका जीडीपी का बेस ईयर भी चेंज होना चाहिए, ताकि वो सही जीडीपी के आंकड़े हमें यहाँ पे बता पाए। उसके अलावा देखो, तो 2011-12 वाली बात थी ना, वो तो पेंडेमिक से पहले वाली बात थी। अब कोविड-19 पेंडेमिक आ चुका है, उसने दुनिया को बहुत ही अलग ढंग से बदल दिया है ना? अब टेक्नोलॉजी का अलग ही इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे बढ़ चुकी है। इस तरह की बहुत सारी इकोनॉमिक डायनामिक्स यहाँ पे चेंज हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। एक नया बेस ईयर जो होगा ना, वो मदद करेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो चेंजेस आए हैं, उनको भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। प्लस साथ ही साथ हम यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ भी अपने जीडीपी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे अलाइन कर पाएँगे, जब हम अपना नया बेस ईयर यहाँ पे चेंज करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, तो ये जो एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है, जो 26 मेंबर वाली है, इसमें आरबीआई के मेंबर्स भी हैं, अकेडमिया हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, रिसर्चर्स हैं। एंड अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा जो काम होगा इसको देखने का, ये 2026 के स्टार्टिंग तक यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी मैंने बता दिया, बेस ईयर एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। देखो, अभी तक ना हमने टोटल 7 बार अपने बेस ईयर को बदला है, ठीक है? जो पहला बेस ईयर था ना, वो दरअसल में 1948-49 को लिया गया था। एंड उसके बेसिस के ऊपर 1956 के अंदर हमने यहाँ पे जीडीपी का आंकड़ा छापा था सीएसओ के द्वारा, ठीक है? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग जब नॉमिनल जीडीपी जैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी में ना हम अपनी जीडीपी जो कैलकुलेशन करते हैं, वो करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर करते हैं, है कि नहीं? वेयरएज़ ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो वहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज़ डन ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, राइट? ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। अब हम ना इन चीज़ों के इस्तेमाल करके हम इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी यहाँ पे निकालते हैं, जिसको हम, वैसे तो इन्फ्लेशन बहुत तरह से निकाली जा सकती है, सीपीआई एक तरीका है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। उसी तरह से दोस्तों, हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर भी तो एक चीज़ है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल प्राइस लेवल को जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ एज़ नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है? तो बेस ईयर का वहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे आपको इस्तेमाल इसके देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पे इसका रोल डेफ़िनेटली रहने वाला है इस कमेटी का। एंड चीज़ें अकॉर्डिंगली चेंज होंगी, ठीक है? एंड उससे ग्रोथ इनसाइट्स हमारे पास सही आ जाएँगे, एंड उससे पॉलिसी प्लानिंग भी अच्छे से हो पाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड साथ-साथ आप नोटिस कर पाओगे, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जब हम अपने जीडीपी का बेस ईयर यहाँ पे चेंज करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कंट्रोवर्सीज़ अराउंड पार्डनिंग पावर। देखो, कुछ दिन पहले ना मैंने आपको पार्डन पावर के बारे में बताया था। आपको मैं थोड़ा-सा याद दिला देता हूँ। एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं ना, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, ये पावर देता है किसको? प्रेज़िडेंट को, और ये पावर किसको देता है? हमारे गवर्नर साहब को, ताकि वो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास 5 अलग-अलग तरह की मर्सी पिटीशंस या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस देखने को मिल जाएँगे। जब हम बात करते हैं ना पार्डन की, यहाँ पर जो पर्सन है वो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। सारे के सारे चार्जेस उसके ऊपर से हटा दिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं रिमिशन की, रिमिशन में पता क्या होता है? रिमिशन में होता ये है कि जो सेंटेंस का पीरियड है, उसको कम कर दिया जाता है, पर उसका नेचर नहीं बदला जाता। जैसे हो सकता है किसी को रिग्रेस इम्प्रिज़नमेंट दी थी 10 साल की, उसको कम करके हमने 7 साल कर दिया। ये होता है रिमिशन। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ कम्यूटेशन की, कम्यूटेशन के अंदर आपका जो हार्शर पनिशमेंट को लाइटर पनिशमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, कि मान लो पहले रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, अब उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, ये होता है कम्यूटेशन, ठीक है? इसके अलावा कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे रिप्रीव के अंदर टेम्परेरी पोस्टपोन कर दिया जाता है, या रिस्पाइट के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है? कुछ और मेडिकल रीज़न है, तो उस केस में यहाँ पर एक तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस को एक तरह से पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और आप लोगों को मैंने फ़र्क भी समझाया था, कि अगर हम बात करें ना
इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन गवर्नर की, तो थोड़े से अंतर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन प्रेसिडेंट जो डेथ सेंटेंस होता है उसको भी पार्डन कर सकता है, पर इंडियन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, है ना? और जो साथ-साथ अगर हम बात करें कोर्ट मार्शल वाले केसेस होते हैं, वहाँ पर भी इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर है कोर्ट मार्शल वाली चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने की, पर गवर्नर जी के पास पावर नहीं है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक्चुअल में इंडिया और गवर्नर और प्रेसिडेंट का तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, पर यहाँ पर पता क्या हुआ है? यहाँ पर दरअसल में ना जो जो बाइडेन जी हैं, ये बस आखिरी इनका एज़ अ प्रेसिडेंट आखिरी महीने चल रहा है, ठीक है? उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट होंगे, वो आप जानते ही हो डोनाल्ड ट्रम्प जो इलेक्शन जीत के आ गए थे, वो अगले महीने यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएँगे यूएसए के। तो जो बाइडेन ने जाते-जाते पता क्या किया? अपना बेटा जो उनका है, हंटर बाइडेन, इनके ऊपर ना काफ़ी सारे फेडरल टैक्स और गन कन्विक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया? अपने बेटे को पूरी तरह से अनकंडीशनल पार्डन दे दिया है कि भाई इसके ऊपर ये सारे चार्जेज़ हैं, ये हटाए जाएँ, ये पार्डन किया जाता है इसको, ठीक है? तो ये अभी हुआ है, तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये चीज़ हो चुकी है कि अपने ही बेटे को इन्होंने पूरी तरह से पार्डन कर दिया है। तो होता दरअसल में पता क्या है? थोड़ा-सा अगर आप कंपैरिज़न यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यूएस प्रेसिडेंट के पास इस तरह की पार्डन पावर्स हैं और ये फेडरल क्राइम्स के ऊपर पार्डन यहाँ पे दे सकते हैं जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं, पर इम्पीचमेंट वाले केसेस के ऊपर नहीं दे सकते। एंड इवन अगर हम बात करें ना यूएस प्रेसिडेंट की, ये कन्विक्शन से पहले भी और कन्विक्शन के बाद भी कभी भी बेसिकली पार्डनिंग पावर इनकी इस्तेमाल करी जा सकती है। पर इंडियन प्रेसिडेंट या इंडियन गवर्नर की बात करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्विक्शन के बाद ही ये चीज़ का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? आप नोटिस करना जो इनकी पार्डनिंग पावर है यूएस के प्रेसिडेंट की, वो एक तरह से एब्सोल्यूट है। यहाँ पर वो किसी की सलाह नहीं लेंगे, उनकी जो मर्ज़ी आएगी अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर देंगे। जबकि प्रेज़िडेंट और जो गवर्नर की बात करते हैं, यहाँ पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेते हैं और उनके पास बहुत ही कम डिस्क्रिशन होता है। मतलब डिस्क्रिशन होता है, अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर कहीं न कहीं नॉर्मली वो ऐसा ही होता है कि उनकी एडवाइस के ऊपर ही एक्ट करते हैं, ठीक है? साथ-साथ इनकी जो पावर्स है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है यूएस प्रेज़िडेंट की, ये कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने इनका फ़र्क आपको बता ही दिया। कोर्ट मार्शल के केसेस के अंदर यूएस प्रेज़िडेंट के पास कोई प्रोविज़न नहीं है, जबकि इंडियन प्रेज़िडेंट के पास है। डेथ सेंटेंस को पार्डन किया जा सकता है, यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट दोनों के द्वारा, पर जो गवर्नर है वो नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, हमारा अगर जो मान लो प्रेसिडेंट जी हैं, अगर मान लो कोई फैसला लेते हैं एंड बाद में कोर्ट को लगता है जो फैसला लिया गया आर्बिट्रेरी था, इर्रेशनल था, मैलिफाइड था, तो उस केस में वो जुडिशियल रिव्यू पे जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उस फैसले को पलटा भी जा सकता है। पर जब हम बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट की, यहाँ पर इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। एंड बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्फ पार्डन भी होता है यूएस प्रेसिडेंट के केस में और अपने बच्चों को किसी को भी वो यहाँ पे पार्डन कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी व्हिच आर रिलेटेड टू कंट्रोवर्सीज़ सराउंडिंग द पार्डनिंग पावर। बाकी दोस्तों इंडिया के केस में आपको ना एक केस का पता होना चाहिए दैट इज़ पुरू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006, ठीक है? ये केस का आप नाम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कोर्ट ने बोला क्या है कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, वो एब्सोल्यूट नहीं होती एंड वो इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? अगले टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ सीरिया के बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। देखो यार सीरिया के बारे में ना आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और आप कंट्रोवर्सीज़ के रिगार्डिंग सुनते भी होंगे। मैं थोड़ा-सा ना आपको इसकी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। दरअसल में 2011 के अंदर पता क्या होता है? 2011 के अंदर जो सीरिया के प्रेज़िडेंट होते हैं, बशर अल-असाद, राइट? आप लोगों ने इनका नाम पक्का ही सुना होगा। ये दरअसल में ना क्या करते हैं, कुछ पीसफुल डेमोंस्ट्रेटर के ऊपर काफ़ी अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही ब्रूटल यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाया जाता है, जिसके माध्यम से पता क्या होता है, जो आपके यहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे, वो हथियार उठा लेते हैं एंड कहीं न कहीं फिर उससे जो मुद्दा है, वो बढ़ता रहता है, ऑपोज़िशन आर्म्ड हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है सीरिया के अंदर जिसका नाम है क्या? ऑपरेशन डिफेंस ऑफ एग्रेशन, ठीक है ना? कि एक तरह से अपने ही सरकार के अगेंस्ट मतलब चीज़ें हो जाती हैं एंड वहाँ पे एक सिविल युद्ध जो होता है, सिविल वॉर होता है, वो एक तरह से छिड़ जाता है। अब इस ऑपरेशन ऑफ एग्रेशन जो है मैंने बताया ना ऑपरेशन डिफेंस ऑफ एग्रेशन, यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स होते हैं, कभी वो ग्रुप्स आपस में जुड़ जाते हैं, कभी फिर टूट जाते हैं। तो ये तो पूरी कहानी पिछले 13-14 सालों की चली आ रही है। पर उनमें से जो सबसे बड़ा आपको ग्रुप देखने को मिलता है दैट इज़ हयात तहरीर अल-शाम, एचटीएस। ये एक रेबेल मिलिशिया है, ठीक है? अभी रिसेंटली पता है क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि इन्होंने जो एलिपो है, उनको यहाँ पे सीज़ कर लिया। दरअसल में अगर हम बात करें ना, अगर हम थोड़ा सीरिया को यहाँ पे नज़र यहाँ पे जाएँ, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे सबसे जो बड़ी कैपिटल सबसे बड़ी जो सिटी है सीरिया की दैट इज़ दमेस्कस एंड जो अपने आप में उसकी कैपिटल भी है। उसी तरह से यहीं पर आपको एक एलिपो शहर देखने को मिल जाएगा, दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सीरिया।
इस पर्टिकुलर सेकंड लार्जेस्ट सिटी को यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया किसके द्वारा, ये जो मैं HTS की यहाँ पे बात कर रहा था, इनके द्वारा। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे सीरिया के बारे में पता भी होना चाहिए, थोड़ा सा आप ना इसकी लोकेशन को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। पहली चीज तो आप ये देखो यार, कई बार ना मैंने इसराइल के बारे में तो चर्चा करी है, यहाँ पर आपको इसराइल देखने को मिल जाएगा, राइट। उसके जस्ट ऊपर आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो, जो सीरिया है एक तो नदन साइड के ऊपर उसका आपको टर्की देखने को मिलता है, इस साइड आपका इराक हो गया, यहाँ पे सदर्न साइड के ऊपर आपको जॉर्डन हो गया, एंड यहाँ पर इसराइल और यहाँ पे लेबनान। तो ये सब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती है। और सीरिया एक क्या है, वेस्टर्न एशियन कंट्री है। और आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर मेडिटेरियन सी के साथ इसका भी बॉर्डर टच होता है, यहाँ पर आप पिक्चर में नोटिस कर ही पा रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना, ये देखो ये एक बहुत ही फेमस नदी है जो टर्की से होती हुई यूफ्रेट्स नदी यहाँ पे आगे जाके इराक की तरफ मूव करती है। तो यूफ्रेट्स जो नदी है ना, वो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पर एक खाबुर रिवर है जो कि यूफ्रेट्स की ही आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है, वो भी यहीं से फ्लो करती है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें लेक अल असाद की, ठीक है, मैनमड रिजर्वायर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड मेडिटेरियन सी इसके ही वेस्ट में आपको पता लग जाएगा। एंड लास्टली 180 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, सैंडी बार, क्लिफ्स, रॉकी हेडलैंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोनों सिटीज का मैंने आपको बता दिया। क्लाइमेट भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता ही है कि दिस इज अ मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो सीरिया के बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है यूएस इंडिया MH-60R हेलीकॉप्टर डील। अब ये क्या मुद्दा है, देखो दरअसल में अगर हम बात करते हैं ना यूएसए की, तो यूएसए अपने कुछ अलाइज के लिए, अपने कुछ दोस्तों के लिए वहां तक जो अलग अलग वेपन्स है आराम से पहुंच पाए, इसके लिए यूएसए का एक प्रोग्राम है जिसको हम जानते हैं FMS प्रोग्राम के नाम से। ये क्या है FMS? FMS स्टैंड्स फॉर फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम। यहाँ पर ना उतना लंबा प्रोसेस नहीं होना होता जो बाकी देशों के लिए होता है। अगर यूएसए के कुछ अच्छे दोस्त हैं तो इसी पर्टिकुलर MSF प्रोग्राम के अंदर ना थोड़ा सा इंडिया के लिए भी चीज़ें बेहतर हुई हैं, इंडिया तक भी चीज़ें पहुंची। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने अप्रूव किया है $1.17 बिलियन डील टू प्रोवाइड सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर इंडियाज दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर इंडिया में आ रहे हैं, ऑलरेडी काफी आ भी चुके हैं, आने वाले समय में और भी हेलीकॉप्टर आएंगे। उनका इक्विपमेंट की अभी यहाँ पे डील हुई है। दरअसल में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर्स हैं क्या, एंड क्या फायदा होगा यहाँ पे इनका। देखो दरअसल में अगर हम बात करें ना चाइना की, तो चाइना के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि चाइना जो सबमरीन है उनमें बहुत इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी एडवांस्ड है, एंड काफी सारी उसकी सबमरीन्स इंडियन ओशन और बाकी जगह पे हैं, है ना। एग्जैक्ट लोकेशन तो किसी को नहीं पता, बट कहीं ना कहीं सबमरीन्स का बहुत मैसिव लेवल पे जो चाइना है वो इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर एक हमारे सामने यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज MH-60R हेलीकॉप्टर्स। ये जो हेलीकॉप्टर्स है ना, ये दरअसल में बनाए जाते हैं किसके द्वारा, ये बनाए जाते हैं लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक यूएसए की कंपनी है, राइट। एंड इस पर्टिकुलर एफएमएस जो सेल्स प्रोग्राम था, इसके माध्यम से इंडिया को यहाँ पे दिए गए, क्यों? ताकि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसके अंदर इंडिया जो अपनी क्षमता है वो बेहतर कर पाए, ठीक है। चाइना से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो पर्टिकुलर आपके हेलीकॉप्टर्स है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कौन इसको प्रोड्यूस करता है, हमने देखा, साथ साथ इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर काम कर सकता है। एंड इसको आप डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, क्रूजर, एम्फीबियस शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर, कहीं से भी आप इसको यहाँ पे ऑपरेट कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे सोनार भी है, आपका रेडार आपको देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, राइट। एंड उसके अलावा यहाँ पर 3 से 4 फ्लाइट क्रूज एंड 5 पैसेंजर तक यहाँ पे कैरी कर सकता है। तो इंडिया ने इस तरह के 20 हेलीकॉप्टर यहाँ पे 2020 के अंदर यहाँ पे ऑर्डर किए थे, जिसकी 2022 में डिलीवरी स्टार्ट भी हो गई थी, एंड 2025 तक सारी डिलीवरीज कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों, दैट इज एक्सरसाइज हरिमोह शक्ति। देखो एक्सरसाइज बहुत सारी हो रही हैं, तो आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखा करो कि कौन से देश की किस कंट्री के साथ हो रही है। तो इंडिया और मलेशिया की ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर ये मलेशिया में स्टार्ट हुई है, ताकि साथ में मिलकर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यहाँ पे रन कर पाए, दैट इज एक्सरसाइज हरिमोह शक्ति, राइट। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है FIU के बारे में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रिगार्ड्स टू NTCA, ठीक है, काफी न्यूज में रहता है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों बात करें, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्पेस क्राफ्ट हैं, उनका क्या पर्पस है आप बताइएगा, कौन कौन से यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट जो हों और उनके मिशन जो हैं वो सही ढंग से यहाँ पे मैच्ड हैं, राइट।
कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था योम किपुर वार के बारे में। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये योम किपुर वार थी क्या। देखो, आप लोगों ने ना एक 6 डे वॉर का सुना होगा नाम। दरअसल में जो 6 डे वॉर थी वो 1967 में हुई थी। उस समय आपका इसराइल था एक साइड, राइट, और बाकी और जो देश थे जिनके साथ वो युद्ध हो रहा था, है ना। ये युद्ध हुआ 1967 का। इसके 6 साल के बाद ना क्या होता है कि जो आपका 6 अक्टूबर 1973, इस दिन को स्टार्ट होता है क्या, योम किपुर वार। अब बोलोगे इसको यही नाम क्यों दिया गया। दोस्तों दरअसल में पता क्या है, जूइश का एक हॉलीडे होता है, ठीक है, बहुत ही शुभ दिन मानते हैं जूइश, दैट इज योम किपुर, राइट। अब ये जो दिन था, ये कहीं ना कहीं जूइश सोल्जर्स जो थे थोड़ी छुट्टी वगैरह पे थे। तो इस दिन पता क्या किया, इस दिन जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने सरप्राइज अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, इस पर्टिकुलर डे के ऊपर। इसीलिए इस दिन को योम किपुर वार के नाम से जाना जाता है। इवन काफी लोग इसको रमदान वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि दरअसल में अगर हम बात करें ना, ये 10th डे ऑफ रमदान भी था, तो उस नाम से भी जाना जाता है। तो 1973 का आपको ये वॉर देखने को मिल जाएगा। तो हुआ क्या इसमें, इसमें भी देखो वही हुआ, एक तरफ था इसराइल, बाकी तरफ थे अरब कंट्रीज जिनको इजिप्ट और सीरिया लीड कर रहे थे। फिर जैसा हमें देखा ही है हमेशा हिस्ट्री के अंदर, इसराइल ने ही हमेशा जीत प्राप्त की है, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपकी मेडिटेरेनियन सी के साथ ओपन अप नहीं होती। ठीक है, ये आज के अगर हमने डिस्कशन जो देखा जो सीरिया वाला, उसके बाद तो आप बहुत आराम से आंसर कर पाओगे। सीरिया का तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, कि कैसे उसका मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्ड टच होता है। इसराइल का भी हम दोस्तों जानते ही हैं, और लेबनान का भी, ये देखो ये रहा लेबनान, लेबनान का भी बॉर्डर टच होता है। ये जॉर्डन यहाँ पे आता है, जॉर्डन का टच नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी मैपिंग क्लैरिटी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा कि जॉर्डन का बॉर्डर यहाँ पे नहीं टच होता, इट डज नॉट ओपन अप टू द मेडिटेरेनियन सी, राइट। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था NNC 2215 के बारे में। देखो ये पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद करो मैंने आपको जब स्मार्ट इंसुलिन डिस्कस किया था, मैंने तब आपको डिस्कस किया था कि NNC 2215 कैसे काम करेगा। अगर ब्लड शुगर लो हो जाएंगे ना, तो उस केस में क्या होगा, ये इंसुलिन जो इसके अंदर होगा वो इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव रहने से क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर है वो नीचे नहीं गिरेगा। और अगर मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग गया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इंसुलिन एक्टिव हो जाएगा एंड आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। कहने का अर्थ क्या है ना, आपका ब्लड शुगर का लेवल है वो इसी रेंज में रहेगा। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इंसुलिन मतलब वो इंसुलिन एक्टिव हो जाएगा। अगर वो नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इंसुलिन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल और नीचे नहीं गिरेगा। मैंने डायबिटीज का भी डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, टाइप 1 डायबिटीज हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, है ना। टाइप 1 वो होता है जहां पर जो पैनक्रियास होता है वो एनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, और टाइप 2 तब होता है जब कहीं ना कहीं आपका इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है पर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन के रिगार्डिंग, है ना। तो NNC 2215 बहुत ज्यादा मदद करेगा, इसी को बोलते हैं स्मार्ट इंसुलिन, राइट। तो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं आज के ट्रू एंड फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इनमें से बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था रत्तापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रगति सिस्टम की बात करें तो इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन नेशनल्स को मदद करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड डिस्ट्रेस, यस दैट इज करेक्ट। एंड एक्साइज जो अग्नि वॉरियर है वो इंडिया और फ्रांस नहीं बल्कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।